हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जामिनेशन 2025 में जिनको आप हमारा मास्टर कोर्स पढ़ के सॉल्व कर सकते थे। दोस्तों, यहां पर मैं आपको विद प्रूफ हर एक क्वेश्चन के साथ बताऊंगा कि भाई वो क्वेश्चन कंटेंट में हमने किस तरीके से कवर कर रखा था और आप कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ये वीडियो आप एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये कंप्रेहेंसिव गाइडबुक डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि यहां पर आप लोगों को इस एग्जाम की जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, डिकोडेड सिलेबस, सॉल्व पीवाईक्यूज, वो सब फ्री में मिलने वाला है एक ही जगह पे। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको फिर आप इस्तेमाल करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप अपना जो टाइम है डिफरेंट इंफॉर्मेशन को सर्च करने का उसको भी बचा सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं इस वीडियो पे द्वारा, जहां पर हम हिट रेट फ्रॉम एडुटैप की बात करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे एपीएफसी एग्जामिनेशन में जो हमारी इस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स से आप सॉल्व कर सकते थे। देखो, यहां पर आंसर बहुत ही सिंपल है। आंसर है कि 65 क्वेश्चन ऐसे थे एपीएफसी एग्जामिनेशन 2025 में जिनको आप एडुटैप का मास्टर कोर्स अगर आपने पढ़ा होता तो सॉल्व कर सकते थे। बट यहां पर मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। पहला डिस्क्लेमर यह है कि जो मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं 65 क्वेश्चन, वो 120 में से नहीं है। आप याद रखिएगा, ये 120 में से नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को, इस पर्टिकुलर पीडीएफ को प्रिपेयर करते टाइम मैंने क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को इंक्लूड नहीं किया है। उनसे 35 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। क्वांट से 12 क्वेश्चन थे, रीजनिंग से 3 क्वेश्चन थे, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन थे। तो यहां पर जो 65 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये 65 क्वेश्चन आउट ऑफ 85 क्वेश्चन है, ना कि 120। अब आप कहेंगे कि सर आपने क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को क्यों इंक्लूड नहीं किया? उनको इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो बेसिकली टेक्निकल कंपोनेंट्स हैं, न्यूमेरिकल कंपोनेंट्स हैं, जहां पर एग्जैक्टली क्वेश्चन कंटेंट से कवर नहीं होता है। वहां पर वैल्यूज आपको चेंज मिलेंगी, आपको कंसेप्ट्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से अप्लाई करने पड़ते हैं। तो बेसिक सेम रहते हैं, बट क्वेश्चन का जो स्टाइल है, क्वेश्चन में जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये क्वेश्चन देखो एग्जैक्टली हमारे कोर्स से आ गया। हाँ, ये जरूर कहूंगा, अगर आप लोगों ने हमारा 2025 का कोर्स पढ़ा भी है तो आप भी शायद मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि अगर आप लोगों ने वीडी सर की क्वांट की वीडियोस देख रखी थी, मेगन मैम की रीजनिंग की वीडियोस देख रखी थी और इंग्लिश में नरवीर सर की वीडियोस देख रखी थी, तो आपको पेपर में दिक्कत नहीं आनी थी, वहां पर भी आप काफी अच्छा स्कोर करते। तो यहाँ पर पहला डिस्क्लेमर ये है कि मैं 65 क्वेश्चन आउट ऑफ 85 क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं 120 क्वेश्चन के हिसाब से आपको जो ये नंबर है शो नहीं कर रहा। दूसरी बात है कि इस पर्टिकुलर वीडियो का ऑब्जेक्टिव कहीं भी ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बता पाऊं कि एडुटैप ही बेस्ट है, ऐसा मैं नहीं कहने वाला। आप जो है अपनी चॉइस के हिसाब से आगे कोर्सेज में एनरोल करिएगा। मैं आपको सिर्फ एक ये वैलिडेशन देने वाला हूं, एक ये संतुष्टि देने वाला हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो कंटेंट हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं ये पहले भी एग्जाम रेलिवेंट था और आगे भी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा। ये शो करने के लिए कि भाई कैसे ये कंटेंट एग्जाम रेलिवेंट है, मैं प्रेजेंटेशन लेकर आया हूं ताकि आपको एक वैलिडेशन मिले, आपको एक संतुष्टि मिले और आप हम पे ट्रस्ट कर सके कि हाँ यार, ये कंटेंट जो मैं पढ़ रहा हूं इसको पढ़ के मैं एग्जाम को निकाल सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर सेकंड जो मेरा ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का वो है वैलिडेशन, मतलब मैं आप लोगों को एक संतुष्टि दे पाऊं, एक ट्रस्ट दे पाऊं। दोस्तों, तीसरा पॉइंट मैं बोलने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना पड़ेगा कि यूपीएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में आप लोग बुकिश पेपर कम ही एक्सपेक्ट करिए। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई एग्जैक्टली यही लाइन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगी। यूपीएससी में आपको कंटेंट की एप्लीकेशन सीखना बहुत जरूरी होता है। मतलब जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं, अगर उस कंटेंट को आपने समझ लिया है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आपके स्कोर अच्छे आएंगे। तो यहां पर जो कंटेंट है मेरा, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत वहां पर कंसेप्ट को भी अप्लाई करना पड़ेगा, आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना भी पड़ेगा। तो ये जो 65 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इनमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं, बट फिर भी मैं कहूंगा कि यहां पर कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, जहां पर आपको जो कंसेप्ट है उनको अप्लाई करके, जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको अप्लाई करके आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो मेरा यहां से आप लोगों को एक बहुत क्लियर कट मैसेज है कि जब भी आप यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, भले वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम हो, भले वो एपीएफसी यू एग्जाम हो, तो यहां पर आप सिर्फ कंटेंट पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई करने के बारे में मत सोचिए। आपको कंटेंट पढ़ने के बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ताकि आप खुद को एग्जाम रेडी कर पाए। जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन आप सीख पाए, उसको डिफरेंट सिनेरियोज में आप अप्लाई करना सीख पाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं जैसे आईआर एंड लेबर लॉ है, पॉलिटी है, अकाउंट्स है। तो अकाउंट्स में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो केस स्टडीज आपके सामने देंगे या फिर जो सिनेरियो आपके सामने देंगे, वो बहुत बार ऐसा होगा कि बुक में डायरेक्टली नहीं मेंशन होगा, बट अगर आपने बुक में जो कंटेंट है उसको पढ़ा हुआ है तो आप वो क्वेश्चन पक्का सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने समझा हुआ कंटेंट को, आप क्वेश्चन पक्का सॉल्व कर लेंगे।
तो ये मेरे 3 पॉइंट है जो आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कि भाई किस कंपोनेंट से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए थे और टोटल क्वेश्चन कितने आए थे। देखो, अगर मैं इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट कंपोनेंट की बात करूं तो एग्जाम में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 9 में से 6 क्वेश्चन एडुटैप के नोट्स में कवर थे, वीडियोस में कवर थे। और यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं कोर्स की, वो है मास्टर कोर्स। जो हमारा मास्टर कोर्स था पिछली बार का 2025 एग्जाम का, उसके रेफरेंस की मैं बात कर रहा हूं। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे मास्टर कोर्स में आप लोगों को हर एक कंपोनेंट की रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलती हैं। आप लोग किसी भी कंपोनेंट की रिकॉर्डेड क्लासेस जो कि ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड होते हैं, सारी कंप्रेहेंसिव मैनर में कंटेंट को कवर कर रहे होते हैं, वो आपको मिलती हैं। आपको क्यूआरई के अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स है उनके आपको नोट्स मिलते हैं, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं। और तीसरा जो डिलीवरेबल होता है वो होता है चैप्टर वाइज क्विज़ेस, जिनको आप हर चैप्टर को पढ़ने के बाद, टॉपिक को पढ़ने के बाद अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को मिलते हैं। और फिर आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं इस मास्टर कोर्स में, आफ्टर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन से पहले नहीं, आफ्टर नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं पूरी जो हमारी डिलीवरेबल की चीजें थी उनको इंक्लूड करके आपको ये नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं। तो इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट से 6 क्वेश्चन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि बेसिकली इंडियन पॉलिटी है, यहाँ पे अगर आपने हमारा कंटेंट पढ़ा होता तो आप 8 क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर सकते थे। मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी। इंडियन इकोनॉमी में 2 में से 1 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 16 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो 12 जो क्वेश्चन थे वो डिफरेंट हमारी जो मैगजीन्स थी या फिर बूस्टर था, भले वो करंट टैप हो, भले वो स्कीम्स टैप हो, भले वो रिपोर्ट टैप हो, या फिर वो करंट अफेयर बूस्टर हो, जो हमने आपको एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले ही दिया था, तो उससे भी आप एग्जाम में 12 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जहां से 5 क्वेश्चन, 3 ऑडिटिंग के और 2 इंश्योरेंस के पूछे गए थे। पांचों के पांचों आप कंटेंट पढ़ के सॉल्व कर सकते थे। आईआर एंड लेबर लॉ से इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आए, 6 क्वेश्चन आए, लेकिन आप 4 क्वेश्चन हमारे कंटेंट को पढ़ के सॉल्व कर सकते थे। सोशल सिक्योरिटी में 13 क्वेश्चन आए, तो 12 क्वेश्चन यहां से डुएबल थे। अकाउंटेंसी में 10 के 10 क्वेश्चन, अगर आपने हमारा अकाउंट्स अंचित सर वाला अच्छे से पढ़ा होता तो दोस्तों ट्रस्ट मी, आप एग्जाम में 10 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि अकाउंट्स वाज नॉट टफ। इंग्लिश बहुत टफ थी, ठीक है, हिस्ट्री बहुत टफ थी, पॉलिटी भी टफ थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉलिटी भी आसान थी, बट अगर आपने थोड़ा सा कंटेंट पढ़ के प्रैक्टिस बहुत क्वालिटी कर ली होती, मैं सिर्फ पढ़ने की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस की बात भी कर रहा हूं, तो आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। साइंस वाज टफ, 10 में से 3 क्वेश्चन ही हम अपने कंटेंट में कवर कर पा रहे थे। और हमने देखा कि इस बार पहली बार टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हैं, जैसे जीपीएस वाला हो गया, ड्रोन वाला हो गया। तो वी विल अपडेट द कंटेंट एज पर द लेटेस्ट एग्जाम रिक्वायरमेंट। और कंप्यूटर एप्लीकेशन में 5 में से 4 क्वेश्चन हमने कवर किए। तो एज सच 85 में से 66 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप, अगर हमारा कंटेंट आपने पढ़ा होता और डिफरेंट चीजों को रिवाइज और प्रैक्टिस कर लिया होता तो आप सॉल्व कर सकते थे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि इन पर्टिकुलर रिवोल्ट्स को, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इन पर्टिकुलर रिवोल्ट्स को आपको अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो यहां पर हमने आप लोगों को संथल, डेक्कन राइट्स और जो रंपा रीजन की जो एजिटेशन थी 1922 की, उसको मेंशन करके बता रखा था। तो अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को नोट करते हैं कि भाई ये 1855 में हुई है, तो मतलब सबसे पहले संथल हुआ है, ठीक है, उसके बाद डेक्कन हुआ है, डेक्कन सेकंड नंबर पे आ गए 1, 2 और रंपा आ गया 3 पे। अगर आप इन तीनों को अरेंज कर लेते तो आप आंसर तक पहुंच सकते थे। तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने कंटेंट पढ़ा होता और उसको रिवाइज करा होता, मैं ये कहूंगा कि रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ने से पेपर में अच्छा स्कोर नहीं आने वाला, क्योंकि एपीएफसी और ईयू एग्जाम की सबसे बड़ी लिमिटेशन में कह लूं कि यह है कि यहाँ पर आपको 14 कंपोनेंट्स को पढ़ के एग्जाम में जाना है, और हर कंपोनेंट को उस टाइम पर अच्छे से याद रखना, रिकॉल करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पता था कि देखो पहले जो है 2 आएगा, ठीक है, 2 के बाद ही 1 आना चाहिए, और 1 के बाद ही 2 के बाद 1 आना चाहिए, और 1 के बाद ही 4 आएगा। तो 2, 1, 4 जहां पर आ रहा होता वो आपका आंसर का पार्ट बन सकता था, तो आपके आंसर का पार्ट ये बन जाता। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने में कैपेबल होते। अब एक क्वेश्चन था होम रूलिंग मूवमेंट का कि भाई इस पर्टिकुलर मूवमेंट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि भाई जो एनी बेसेंट ने अपनी एक्टिविटीज को कन्फाइन किया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड सेंट्रल प्रोविंसेस में, और बाकी इंडिया लोकमान्य तिलक का था। तो यहाँ पर मैडम ने बहुत क्लियरली बता रखा था कि भाई किस पर्टिकुलर लीग का जो कवरेज था वो कहां तक था। तो उन्होंने बोला कि तिलक सेटअप हिज होम रूल इन अप्रैल 1916, इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। अब देखो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग बॉम्बे सिटी, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस, तो यहां पर जब ये तीनों चीजें एक्सक्लूड कर दी तो आप आंसर तक पहुंच सकते थे। आपको पहली स्टेटमेंट क्लियर हो गई। और दोस्तों यहाँ पे ये नोट्स में ये भी लिखा गया था कि जो ये चीजें हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं, यहाँ पर कहीं वायलेंस को प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो अगेन इस तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते थे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं जहां पर हमने फ्रीडम स्ट्रगल की बात करी, तो मैडम ने बहुत क्लियरली आपको हर एक पर्टिकुलर पॉइंट को जो है क्लियर करके बताया था। ये मैडम की लाइव क्लासेस थी जो शिवांगी मैम ने हमारे जो है सेशन में ली थी मास्टर कोर्स में। इसी तरीके से हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, आर्किबेल्ट कैरलिल, अलेक्जेंडर कनिंगम, वीएस वाकंकर, मॉरिटाइम व्हीलर। तो यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट वीएस वाकंकर, जब मैडम आपको भीमबेटका केव्स पढ़ा रहे थे तो क्लियरली उन्होंने मेंशन कर रखा था।
मैं अगेन ये नहीं बोलना चाह रहा कि बहुत कुछ पढ़ा दिया गया था, मैं कहूंगा कि अगर आपने रिवाइज कर रखा होता, आपने एक बार इसको पढ़ रखा होता, तो शायद एग्जाम में आप क्वेश्चन को हिट कर सकते थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, जैसे आपको अरेंज करना था कि कौन सी पेंटिंग पहले कौन सी बाद में बनी, तो मैडम ने अजंता केव्स भी करवा रखी थी। ठीक है, मैडम ने सितवांसल केव्स भी करवा रखी थी। मैडम ने चोला पेंटिंग्स के बारे में बता रखा था कि 11th सेंचुरी में आई हैं। ठीक है, ये आर्कोलॉजिस्ट की जो वीएस वाकंकर वाली भीमबेटका केव्स थी, ये तो प्री हिस्टोरिक थी, तो सबसे पहले यही आनी थी। तो यहाँ पे पीरियड मेंशन कर रखा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अरेंज करके सॉल्व कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन अगेन जो है कंटेंट में कवर किया गया था। अब ये जो क्वेश्चन था कि ब्लैक पगोड़ा किस टेंपल को रेफर किया जाता है, तो मैंने बोला था कि कोणार्क इन पुरी डिस्ट्रिक्ट बिल्ट इन 13th सेंचुरी बाय गंगा किंग नरसिम्हा देव, ठीक है, सन टेंपल। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज ब्लैक पगोड़ा बाय द अर्ली यूरोपियन राइटर। तो ये एग्जैक्टली लाइव क्लास की पीपीटी में टर्म मेंशन कर रखी थी, एंड यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय रीडिंग दैट पर्टिकुलर स्लाइड। कोई डिफिकल्टी यहाँ पर आपको नहीं आने वाली थी अगर आपने इसको रिवाइज किया होता। ठीक है, अगर हम बात करें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर बहुत क्लियरली ये मेंशन कर रखा था। क्वेश्चन था कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट released by the International Labour Organization estimate that India's social protection coverage has doubled from 2021 to 2024। तो यहाँ पर जो पॉइंट था वो ये था कि भाई 24.4% से 48.8% हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया, डबलिंग हो गई 2021 से 2024 तक। तो आपका आंसर सॉल्व हो गया। 65%, अगेन 64.3% यहाँ पर मेंशन कर रखा था। तो ये अगेन चीजें थी, बट करंट ऐप और करंट अफेयर्स को कवर करना इज अ वेरी बिग चैलेंज। मैं हमेशा कहता हूं कि देयर आर 5 डायमेंशंस जो आपको अच्छे से कवर करने चाहिए। रिपोर्ट्स उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, तो अगर आपने रिपोर्ट से कवर कर रखी होती तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बट अगेन दिस क्वेश्चन वाज वेरी डिफिकल्ट। मैं इसमें आप लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट 100% देना चाहूंगा कि भाई इतनी सारी रिपोर्ट्स के नंबर्स को डिटेल में याद रखना बहुत टफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन था कि एमएसएमईज की जो क्लासिफिकेशन है किन फैक्टर के बेसिस पे की जाती है, तो क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट लिमिट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिमिट एंड टर्नओवर। तो टर्नओवर तो दोनों से ही आपका आंसर यहाँ पे बन रहा था। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब आपको फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 जो कि नीति आयोग पब्लिश करता है, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस में हमेशा कहता हूं कि आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। आपसे इंडिसेस पूछे गए थे, सब इंडिसेस पूछे गए थे, तो सब इंडिसेस यहाँ पर कवर कर रखे थे आपके जो है रिपोर्ट स्टेप जनवरी 2025 में। आप इसको वहां से जो है पढ़ के सॉल्व कर सकते थे। सिमिलरली क्वेश्चन था कि कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर, तो यहाँ पे 55% ऑफ जीडीपी, ठीक है, मास्टर कोर्स करंट ऐप बूस्टर में इसको कवर कर रखा था। अगर हम आगे बात करें मुद्रा योजना के बारे में, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन डिस्बर्स्ड हैज मोर देन डबल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था मोर देन डबल्ड, तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे पॉइंट मेंशन था कि 8.5 लाख करोड़ से 27.25 लाख करोड़ हो चुका है, तो इट इज मोर देन डबल्ड। तो अगेन स्टेटमेंट सही जा रही थी। And since its launch in 2015, Maharashtra has recorded the highest disbursal. Tamil Nadu has recorded the highest disbursal among states. तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जा रही थी। तो दोस्तों ये पॉइंट हमारा स्कीम स्टेप अप्रैल 2025 में कवर कर रखा था। अब एक क्वेश्चन है कि निष्ठा स्कीम के बारे में और पीएम पोषण स्कीम के बारे में। तो निष्ठा स्कीम यहाँ पर कवर कर रखी थी हमने, पीएम पोषण नहीं कवर कर रखी थी। तो निष्ठा स्कीम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और हर एक स्टेजेस को कवर कर रही है। इसी तरीके से जो बायो इकोनॉमी वाला क्वेश्चन था, तो बायो इकोनॉमी वाले क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 4.25% टू जीडीपी इन इंडिया। ठीक है, और जो 6 प्रायोरिटी सेक्टर थे वहां पे आपने जो सर्कुलर बायो इकोनॉमी वाला पॉइंट था वो कवर हो रहा था। ठीक है, इसी तरीके से कोर इन्फ्लेशन इनपुट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्लियरली मेंशन किया गया था कि इट एक्सक्लूड्स आइटम दैट फेस वोलेटाइल प्राइस मूवमेंट, नोटेबली फूड एंड एनर्जी। तो आपके नोट्स में ये मेंशन था। अगर आपने चैप्टर 9 कंसेप्ट नोट्स इंडियन इकोनॉमी का पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसको सॉल्व किया भी है, पढ़ा भी है। तो मैं यही कह रहा हूं कि कंटेंट था, लेकिन इसको रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी था। इसके बाद ये क्वेश्चन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला, तो यहाँ पे फ्रीडम दी गई है उसको अपॉइंटमेंट के लिए। एडवोकेट एंड रिकॉर्ड वाला जो पॉइंट है अगेन वो भी कवर्ड है। तो इस तरीके से हर टॉपिक यहाँ पर जो है मैक्सिमम कोशिश करी थी हमने कवर करने की। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है जब आप कंटेंट को रिकॉल कर रहे होते हैं, हर चीज एकदम क्लियर नहीं होती है। तो यहाँ पे रिट जुडिशियल वाला जो क्वेश्चन था कि भाई ये एक्सक्लूसिव नहीं है, तो एक्सक्लूसिव नहीं है तो सिर्फ ये जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो ये जो क्वेश्चन था कि ओनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैव द पावर, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला पॉइंट गलत हो जाता, 2 वाला गलत हो जाता। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैज एब्सोल्युटली नो रोल। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एड एंड एडवाइस करेगी, और गवर्नर जो है कंसल्ट होता है जब हम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली की वजह से जो है गलत हो जाती, क्योंकि एब्सोल्युटली नो रोल तो बिल्कुल गलत हो गया। लोकल कस्टम वाला पॉइंट कवर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट हैव एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन इन 2 और मोर। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सेंटर डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स पे, बाकियों की नहीं है। ठीक है, हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं है और ना ही ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। तो इस तरीके से आप आंसर तक पहुंचने में हेल्प फील कर सकते थे। अब जो ये क्वेश्चन था नेशनल ई विधान एप्लीकेशन वाला, तो ये कवर था।
ठीक है, यहाँ पर मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का है और डिजिटली ट्रांसफॉर्म करेगा लेजिस्लेटिव प्रोसेस को, एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करेगा, टेक्स्ट टू टेक्स्ट मशीन ट्रांसलेशन करेगा। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक जो है करंट टैप जुलाई 2026 में कवर करवाया गया था। ये जो क्वेश्चन था स्माइल स्कीम वाला ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए है या फिर पर्सन इंगेज इन एक्ट ऑफ बेगिंग है, तो ये ट्रांसजेंडर पर्सन को भी कवर कर रहा था और जो है एक्ट ऑफ बेगिंग को भी कवर कर रहा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, चीजें कवर करी गई थी। आपको प्रैक्टिस और रिवाइज करना था, मतलब कंटेंट आपके सामने था, अगर आप इसको अच्छे से ट्रस्ट करके पढ़ते, इसको रिवाइज करते, जो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई जो है साइकिल्स चेंज होती रहेंगी एग्जाम की, लेकिन रूल सिलेक्शन के वही रहेंगे कि हमें कंटेंट को बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। कुछ पर्टिकुलर केस में शायद कंटेंट से एग्जैक्टली क्वेश्चन सॉल्व ना हो, लेकिन अगर आप कंटेंट को अप्लाई करना जानते हैं तो भी आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपको लग भी रहा होगा कि यार एग्जैक्टली शायद वो वर्डिंग लाइन बाय लाइन मेंशन नहीं कर रखी है, तो लाइन बाय लाइन शायद वर्डिंग मेंशन नहीं होगी, बट आप लोग अगर वो कंटेंट पढ़ के गए थे तो आप उसको यूज करके, जैसे ये क्वेश्चन था कि आपको प्रोविजंस को मैच करना था पार्ट से। अब ये टेबल आपको कहीं पूरे नोट्स में नहीं मिलेगा कि जहां पर पार्ट्स को पूरा मैच कर रखा हो विद द डिफरेंट प्रोविजन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर आपने पार्लियामेंट टॉपिक पढ़ा है तो वहां पर पार्ट 5 मेंशन कर रखा था, तो पार्लियामेंट को आप जो है पार्ट 5 से मेंशन करते तो ए का 4 हो जाता, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करता फाइनेंशियल रिलेशन की, जो कि बोरोइंग फ्रॉम द सेंटर वाले को कवर करता है, बट इसको भी हटाते हैं। गवर्नर के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है, क्योंकि गवर्नर नॉमिनल स्टेट एग्जीक्यूटिव में आता है, पार्ट 6 में कवर होता है, तो पार्ट 6 गवर्नर वाला जो पॉइंट है ये बी का 1 हो गया। तो जैसे ही आपने बी का 1 किया, ठीक है, तो आपका आंसर डी आ गया, 4 का ए का 4 बी का 1, तो आंसर तक आप पहुंच गए। तो ये चीजें नोट्स में अगर आपने पढ़ी हुई थी तो आप इसको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। जैसे क्वेश्चन था कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो यहाँ पे आपको सारे मेंबर्स मेंशन कर रखे थे कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एक मेंबर है, तो ये एलिमिनेट हो गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मेंबर है, ये जो है एलिमिनेट हो गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, तो एलिमिनेट हो गया। मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, ये आपका सही है, तो ये भी आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, तो ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था आरटी एक्ट वाला, तो यहाँ पर बहुत क्लियरली सारी चीजें मेंशन थी, आप इसको पढ़ के उसको सॉल्व कर सकते थे। आगे एक और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट कैन मेक लॉज एंड मैटर इनोमिनेटेड इन यूनियन लिस्ट और द कंकरेंट लिस्ट, तो यहाँ पे power of parliament and power of parliament, the parliament can make law on any matter not enumerated in concurrent list or state list, बिल्कुल parliament alone can make laws। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे जो नोट्स में थे। अगर हम ये वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, ओनली सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड विद द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट, हाई कोर्ट के पास भी पावर है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है। बोथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट हैव एडवाइजरी जुरिडिक्शन, तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की पावर है, ये पावर हाई कोर्ट की नहीं है। चैप्टर 7 का जो कंसेप्ट नोट्स है वहां पे इस पॉइंट को कवर किया गया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पर्सन, पर्सन वर्ड पे क्वेश्चन गलत हो रहा था क्योंकि यहाँ पे सिटीजन वर्ड मेंशन किया गया है, ना कि पर्सन वर्ड। ठीक है, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर, तो अप टू द एज ऑफ 6 ईयर है, 14 ईयर नहीं है। प्रमोशनल इंटरनेट पीस ये है पॉइंट, तो ये आपके आंसर का पार्ट बन जाता। तो इस तरीके से दोस्तों कंटेंट को अप्लाई करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मैं आगे और भी बढ़ता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन था, मैडम ने क्लास में सॉल्व करवाया था कि क्या जो है फैटी एसिड्स के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आपने लाइव क्लास अटेंड कर रखी होती साइंस की, जो कि सितंबर मंथ में हुई थी, 2 मंथ बिफोर द एग्जाम हुई थी, तो वहां पे ये कंसेप्ट कवर करवाया गया था। इसी तरीके से विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज कार्बोलिक एसिड, तो क्लास में पढ़ाया गया था कि कौन से कार्बोलिक एसिड होते हैं, और ये लाइव क्लास का पार्ट है साइंस की, जो कि मोना मैम ने कवर करी थी। फॉर ट्रेनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीयू के बारे में मैडम ने क्लास में लाइव क्लास में कंप्यूटर की क्लियरली बताया था कि जीपीयू जो होते हैं, इनको हाई प्रोसेसिंग जो काम होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, एसएसएल की फुल फॉर्म चैप्टर 17 के जो कंसेप्ट नोट्स थे, जहां पर आपको एब्रिविएशन दे रखी थी, तो वहां पे एसएसएल की फुल फॉर्म सिक्योर सॉकेट लेयर बता रखी थी। ठीक है, तो आपको पढ़ना था, मतलब यहाँ पे अगर आप इस पे ट्रस्ट करके, कंटेंट पे ट्रस्ट करके इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं, तो एग्जाम में दिक्कत शायद नहीं आएगी, आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली रूल अगेन मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा, जो मैं बार बार हमेशा बच्चों को गाइड करता हूं कि एक ही सोर्स को अगर आप 10 बार पढ़ते हैं तो बेटर रहेगा, रेदर देन एक चीज के 10 सोर्स फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना था। ये जो क्वेश्चन था एसएसडी वाला, अगेन मैडम ने क्लास में सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करवाया था लाइव क्लास में। ठीक है, ऑलमोस्ट। अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया था कि कौन सी हार्ड डिस्क को परमानेंट मेमोरी के तौर पे जो है रखा जाता है। ठीक है, हार्डनेस ऑफ इंडेक्स मैडम ने क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवाया था कि CaMg जो है वो वॉशिंग सोडा के जब वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, तो वहाँ पे बोला था कि परमानेंट हार्डनेस के लिए हम C और Mg सोडियम कार्बोनेट इसको जो है आयंस को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था आयरन एंड लेबर लॉ का, तो अगेन कंट्रीब्यूशन जो है मेंशन कर रखी, तो ये बता रखा था कि कौन सी ऐसी 3 स्कीम्स हैं जो कि EPFO एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग जाता है कि कौन सी स्कीम आंसर का पार्ट नहीं थी। आगे बढ़े,
तो अगेन देखो, मैं आपको सारे टॉपिक इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये नोट्स में मेंशन थे, ठीक है, ये चीजें कवर कर रखी थी। तो अगर आपने इनको रिवाइज और प्रैक्टिस कर रखा है, आप में से जो बच्चे एग्जाम में गए भी थे, दे कैन ऑल्सो टेल कि भाई अकाउंट्स, आईआर एंड लेबर लॉ, जो स्पेशल कंपोनेंट्स है जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा दिक्कत फेस करते हैं, उनको आप इस पर्टिकुलर कोर्स से सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि इतना जो है टेक्निकल पेपर नहीं आया था। कंट्रीब्यूशन के बारे में मेंशन कर रखा था कि इंप्लॉय की कंट्रीब्यूशन 0.75 रहेगी और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन 3.25 रहेगी। तो यहाँ पे आपने 20,000 को 0.75 से मल्टीप्लाई करना था और फिर 20,000 को 3.25 से मल्टीप्लाई करना था, तो आप आंसर तक पहुंच जाते। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि नॉट अ बेनिफिट प्रोवाइडेड टू, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट प्रोवाइडेड लिखे हुए कि कौन कौन से बेनिफिट प्रोवाइड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं भी हेल्थ बेनिफिट नहीं लिखा हुआ, तो आपके आंसर का पार्ट बन जाएगा। सिकनेस बेनिफिट है, मैटरनिटी बेनिफिट है, डिसेबल्ड बेनिफिट है, लेकिन हेल्थ बेनिफिट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे अभी क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से किस तरह से वेजेस को पे जो है पे किया जाएगा। तो यहाँ पे अगेन मेंशन है कि करंट कॉइन हो गए, ठीक है, पेड बिफोर द 7th डे। यहाँ पे अगेन जो ये वाला क्वेश्चन था कि कब जो है पे की जानी चाहिए, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोट्स में कवर थे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी डिडक्शन होंगी, तो डिडक्शन यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली भी मेंशन कर रखी है, हाउसिंग अकोमोडेशन, सच डिडक्शन एंड अमेनिटीज एंड सर्विस। तो ये पॉइंट्स एकदम एग्जैक्टली मेंशन थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना आईआर एंड लेबर लॉ में आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें ऐसा नहीं कि हमने बहुत तगड़ा कंटेंट कवर किया है, इसमें जो एक्ट में लिखा हुआ है वो हमने अच्छे से कवर किया है। तो जो एक्ट में चीजें थी वही हमारे नोट्स में चीजें हैं और वही आप पढ़ रहे हैं। तो हमने कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं करी है। तो आप अगर आईआर एंड लेबर लॉ को एक्ट से भी पढ़ रहे हैं तो भी आप इन पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं, और वही एक्ट क्योंकि हमने भी कवर कर रखे हैं, तो आपको यहाँ से दिक्कत नहीं आनी थी। तो दोस्तों इसी तरीके से हम आगे और भी टॉपिक्स देखते रहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे ये चीजें कवर करवाई गई थी। अगर मैं आईआर एंड लेबर लॉ की लाइव क्लासेस की बात करूँ तो वीना मैम ने आपको ये चीजें रिवाइज भी करवाई थी, नोट्स में भी कवर्ड है और ये आपकी लाइव क्लास में भी हुई थी। अब जैसे जो मैंडेट है फॉर गिविंग अ नोटिस ऑफ 6 वीक, तो बता रखिए किसको आप जो है 6 वीक के अंदर नोटिस दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था कि किस केस में आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। तो अगर एक्स रिजाइन करता है आफ्टर 6 ईयर, तो 5 ईयर वाला पीरियड तो ऑटोमेटिकली कवर हो गया। अगर 2 साल के अंदर एक्स की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर अगर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ और डिसेबलमेंट, तो 5 ईयर की सर्विस का पीरियड रिक्वायर्ड नहीं है, तो अगेन आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट प्रोवाइडेड, राइट प्रोवाइडेड वाली बात करें तो यहाँ पर इम्यूनिटीज मेंशन कर रखी थी और यहाँ पर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मेंबर बनने का एज लिमिट भी प्रोवाइड कर रखा था। तो आप अगेन इस पर्टिकुलर आंसर तक पहुंच सकते थे। ठीक है, अब ये अगेन जो क्वेश्चन था दैट इज रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो ये पॉइंट कवर कर रखा था, सरोगेसी वाला, कमीशनिंग मदर वाला। ठीक है, ये ब्रेक वाला क्वेश्चन अगेन कवर कर रखा था, हमें क्लियरली बता रखा था कि 2 नर्सिंग ब्रेक पर डे जब तक उसके बच्चे जो है 15 साल के नहीं हो जाते हैं, इन एडिशन टू द इंटरवल फॉर रेस्ट अलॉयड, जो कि क्वेश्चन का पार्ट भी था। ठीक है, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स में अंचित सर ने जो वीडियोस कवर करी थी वहां पर हर एक चीज आप लोगों को समझाई गई थी, कंसेप्ट नोट्स में चीजें कवर कर रखी हैं। और अकाउंट्स में मैं एक बात आपको अगेन क्लियर बोलूंगा कि ऐसा नहीं बोल सकते कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि देखो ये लिखा हुआ और ये आंसर है, लेकिन जो कंसेप्ट यहाँ पर करवाया गया है उससे आप वो क्वेश्चन पक्का सॉल्व कर सकते थे। कि कंजर्वेटिज्म अप्रोच, अगेन वहां पर जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है आपको ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया गया है। सिमिलरली जो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन नहीं है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ पर मेंशन कर रखा था कि 3 कौन सी है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल आपके जो है पार्ट बन गए, ये आपका पार्ट नहीं बना तो आंसर का पार्ट बन गया। तो इस तरीके से चीजें कवर करी गई हैं पूरे क्वेश्चंस के, जो है मैंने आपको विद प्रूफ जो है चीजें बताई हैं, और कहां पर वो कवर्ड है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहां पे वो चीजें कवर करी गई हैं। तो ये अकाउंटेंसी का था। ठीक है, अकाउंटेंसी में 10 के 10 क्वेश्चन आप लोगों को कोर्स से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये इंश्योरेंस के क्वेश्चन हो गए, तो इंश्योरेंस के क्वेश्चन भी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वगैरह कवर कर रखी है। नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अगेन वो यहाँ पर कवर कर रखा है। अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अगेन इट इज द रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, परफॉर्म ऑडिट एविडेंस जो है ऑब्टेन्ड, तो अगेन क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो रहा था। ठीक है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग इज द एस्टैब्लिशिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो अगेन आपका जो ऑप्शन है क्लियरली यहाँ से आप निकाल पाते। वेरी ऑब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्टिव, नॉट ऑब्जेक्टिव आपको 3 ऑब्जेक्टिव मेंशन कर रखे हैं, तो जो बचा वो आपका आंसर का पार्ट बन गया। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था पद्म भूषण वाला, अगेन जतिन गोस्वामी सतरिया डांस एंड कोरियोग्राफर, जनवरी 2025 के करंट अफेयर में कवर था। स्पेस एक्स वाला जो क्वेश्चन है, फाल्कन 9 न्यूली ब्रीड क्रू ड्रैगन कैप्सूल, अगेन ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके करंट अफेयर बूस्टर में कवर था। ठीक है, ये फीफा वर्ल्ड कप वाला क्वेश्चन जो है ये कनाडा, मैक्सिको, यूएसए जो है इनके वेन्यूज थे और 48 टीम्स इंक्लूड थी, अगेन मेंशन कर रखा है। तो इस तरीके से चीजें कवर्ड थी। आप लोग अगर इसको पढ़ते, रिवाइज करते, और आपने पढ़ा भी होगा पक्का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इस तरीके से सब चीजें हमने मास्टर कोर्स में जून 2025 में सार्क वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2024-27 के लिए सार्क की करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन करी है, आंसर का पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मास्टर कोर्स में सारी चीजें कवर करी गई थी। दोस्तों अगर आप लोग
इस बार के एपीएफसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शायद आपको एक संतुष्टि मिली होगी, आपको एक वैलिडेशन मिली होगी कि हाँ कंटेंट से क्वेश्चन आते हैं। बट मैं अगेन बहुत क्लियरली बोलूंगा कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में कंटेंट कवर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट के ऊपर रिवीजन और प्रैक्टिस करना। जितनी क्वालिटी रिवीजन और प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस बार के एपीएफसी और एग्जाम की तैयारी करें तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। हमने मास्टर कोर्स अपग्रेड करा है, कुछ कंपोनेंट्स को न्यूली रिकॉर्ड किया है। ठीक है, टू मैच द एग्जाम रिक्वायरमेंट बेटर। जैसे जनरल साइंस में क्वेश्चन कम आए, हमने जनरल साइंस को पूरा री रिकॉर्ड करवाया, कंप्यूटर में भी कुछ वीडियोस को री रिकॉर्ड करवाया, ऑडिटिंग री रिकॉर्ड करवाई है टू मेक इट मोर सिंपलर फॉर द स्टूडेंट्स। आयरन एंड लेबर लॉ क्योंकि अपडेट होती रहते हैं, वो हमने द्वारा रिकॉर्ड करवाया है। तो आप अगर हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।